ये कहानी हस्तिनापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी दुर्गा और एक बेटा राजू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। रघु के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर अपने घर का पालन पोषण करता था, परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन ब दिन मेरी जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। लेकिन अब मैं जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बाहर चल के दुर्गा से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है इस बारे में। रघु तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी दुर्गा को आवाज लगाता है। दुर्गा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रघु की आवाज सुनकर दुर्गा वहाँ आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ दुर्गा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? दुर्गा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों के बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास तो दूसरी कोई जमीन भी नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और राजू की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वे तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वे आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ दुर्गा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने को बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है दुर्गा, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह रघु जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हो? रघु की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ रघु बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। अरे तो बोलो ना बेटा, क्या मदद चाहिए और मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ बेटा? रघु फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्यों होना बेटा? परेशानी वाली बात दरअसल ये है कि काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपना घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं किया है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, लेकिन इससे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो देखो मेरी उम्र हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम होगी। ठीक है काका, जैसा आप कहें। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही से उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। रघु जमींदार को धन्यवाद कहकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रघु अपने घर पहुंचकर दुर्गा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ दुर्गा, अब मैं काका के खेत पर खूब मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद सकूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम लोग तैयार रहे। अगली सुबह रघु जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए दुर्गा को बोल कर जाता हूँ। अरे दुर्गा, जरा यहाँ आना तो।
रघु को बुलाता सुन दुर्गा वहाँ आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ दुर्गा, सुनो, काका का खेत ना गांव के बाहर है, तो मुझको शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, रघु अपने खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो भाई, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम शुरू कर देता हूँ। रघु अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। रघु को अभी काम करते हुए कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय बाद ही रघु चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ रघु सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और दुर्गा रघु का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख राजू पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बुलाया भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? जब पिताजी ने कहा था कि उनको आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। आप एक काम कीजिए, जाके सो जाइए। राजू की बात सुन दुर्गा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब दुर्गा देखती है कि रघु अब तक घर नहीं आया, तो वो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। दुर्गा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे रघु के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, रघु कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रघु कल गया था और अब तक घर नहीं लौटा? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता करवाता हूँ कि रघु कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को रघु को देखने अपने खेत पर भेजते हैं। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। ये क्या? रघु का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है कि इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए हो? और क्या तुम्हें रघु मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बातें बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम अब जमींदार को सारी बातें बता रहा होता है। तभी वहाँ पास में खड़ी दुर्गा भी सारी बातें सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं दुर्गा बेटी को लेकर वहाँ पर आता हूँ। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार दुर्गा को समझाने लगते हैं। दुर्गा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से रघु ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार दुर्गा को लेकर रघु को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और दुर्गा जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा रघु बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। दुर्गा रघु के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही दुर्गा वहां से हट जाती है और वैद्य जी रघु की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ है वैद्य जी, अब कैसी है हालत इसकी? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन रघु की हालत पहले से बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, लेकिन जहर रघु के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण से वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी?
प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें ये बताइए। देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देते रहना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य रघु की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहाँ से चले गए। फिर कुछ गांव वाले रघु को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो दुर्गा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम रघु की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और राजू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहाँ से दुर्गा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहाँ राजू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर दुर्गा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वे बेहोश हो गए हैं। तो माँ, पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला है कि उन दवाइयों से वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ, पिताजी की हालत ऐसी है तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? माँ, बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पे काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजू की ऐसी बातें सुन दुर्गा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बना कर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर दुर्गा राजू को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब रघु का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह दुर्गा सीधे जमींदार से मिलने पहुँचती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ, और रघु की तबीयत अब कैसी है? काका, रघु की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार की मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने रघु को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दीजिए, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और राजू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। जमींदार दुर्गा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर दुर्गा जमींदार की बातें मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में दुर्गा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है दुर्गा मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर वो काम करने इतनी दूर जाएगी तो वो रघु का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं दुर्गा को मेरे गांव की अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का भी ध्यान रख सके। ठीक है दुर्गा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी बिटिया। हाँ काका, बोलिए ना। बिटिया, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के पास में एक खेत भी है, तो तुम वहां पर काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और रघु का दोनों का ख्याल रख पाओगे।
काका ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है। वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत पे काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। रघु का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार दुर्गा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सफल जरूर होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा बिटिया। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। दुर्गा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा और पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। दुर्गा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच रघु की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और दुर्गा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक रघु को होश आ गया। रघु को होश में आते देख दुर्गा बहुत खुश हो गई। रघु, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। दुर्गा, मैंने तुम्हें और राजू को बहुत परेशान किया। नहीं रघु, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। रघु धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने दुर्गा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया है। दुर्गा का त्याग और रघु का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का त्याग और माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।